वेलकम टू स्टडी विथ मी। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे 7 जनवरी के सारे करंट अफेयर्स, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। आज हमारा करंट अफेयर्स का 2 वीडियो आएगा, एक जो 7 तारीख का है और शाम में हमारा 8 तारीख का वीडियो भी आ जाएगा। तो आइए बिना किसी देरी के 7 जनवरी के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग देख लेते हैं। पहला जो टॉपिक है वो है कैबिनेट अप्रूव्स सेकेंड फेज ऑफ ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर GEC। कैबिनेट ने जो सेकेंड फेज है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर को उसको अप्रूवल दे दी है फॉर इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम। इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए कैबिनेट ने जो सेकेंड फेज है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का उसको अप्रूवल दे दी है। तो GEC यानी ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर क्या है ये हम लोग देख लेते हैं। GEC projects aims at synchronizing electricity produced from renewable sources। GEC प्रोजेक्ट से अंदर में रेन्यूएबल सोर्सेस के आधार पर एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए सिंक्रोनाइज करने की बात की जा रही है, जैसे कि सोलर और विंड एनर्जी है जो कि कन्वेंशनल पावर स्टेशन इन द ग्रिड। कन्वेंशनल पावर स्टेशन के साथ रिन्यूएबल सोर्सेज से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे, जैसे सोलर एनर्जी हो गया और विंड एनर्जी हो गया। इसका पर्पस क्या है? तो पर्पस इज टू इवैक्यूएट लार्ज स्केल रिन्यूएबल पावर बाय इंस्टॉलिंग ट्रांसमिशन लाइन, सब स्टेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ ग्रिड इन इम्प्लीमेंटिंग स्टेट्स। इसका पर्पस, जिस GEC प्रोजेक्ट का पर्पस यह है कि लार्ज स्केल में रिन्यूएबल पावर हमें जनरेट करना है, जो ट्रांसमिशन लाइन है उसको इंस्टॉल करना है, सब स्टेशन बनाने हैं और साथ ही साथ जो ग्रिड है, जो स्टेशन है उसको इम्प्रूव करना है और सभी स्टेट्स में इसको इम्प्लीमेंट भी करना है। GEC का जो फेज 2 है जिसको अप्रूवल अभी मिली है कैबिनेट से, विथ हेल्प ऑफ 20 गीगाहर्ट्ज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी टू नेशनल ग्रिड फ्रॉम गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, केरला, राजस्थान, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश। 20 गीगाहर्ट्ज रिन्यूएबल एनर्जी की सप्लाई करने की हेल्प करने की बात की गई है और नेशनल ग्रिड से, जो कि गुजरात में है, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, केरला, राजस्थान, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश। GEC फेज 1 जो है जिसके अंदर इंप्लीमेंट होता है, 8 स्टेट को इसमें इंप्लीमेंटेशन करना है, जिसमें कि तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश को इंक्लूड किया गया है, जहां पे विल हेल्प सप्लाई एरर, जो कि हमें सप्लाई करने में मदद करेंगे। कितना गीगावाट? तो 24 गीगाहर्ट्ज रिन्यूएबल एनर्जी को सप्लाई करने में मदद करेंगे बाय 2022 के अंतर्गत। ठीक है, 2022 में पूरा ये सप्लाई करेंगे। ठीक है, GEC फेज 1 के अंतर्गत। और GEC फेज 2 के अंतर्गत क्या है? 20 गीगाहर्ट्ज को सप्लाई करने की बात की जा रही है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है वो भी देख लेते हैं कि ये हेल्प करेगा हमें 450 गीगावाट जो एनर्जी है उसको इंस्टॉल करने के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी को, जिसका कैपेसिटी 2030 तक हो जाएगी। ठीक है, और ये हेल्प करेगा लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, साथ ही साथ जो इकोलॉजिकल सस्टेनेबल ग्रोथ है, ताकि जो कार्बन फुटप्रिंट है उसको रिड्यूस करने में ये हमें मदद करेगा। साथ ही जनरेटिंग अपॉर्चुनिटीज, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आएगी? बोथ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड पर्सनल इन पावर एंड अदर रिलेटेड सेक्टर, यानी एम्प्लॉयमेंट की भी और बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और ज्यादा बढ़ जाएगी इससे। ठीक है, ह्यूज इंजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इनटू द नेशनल ग्रिड, जिससे कि रिन्यूएबल सोर्सेज जो है वो डजंट थ्रेटन द ग्रिड, इसको ग्रिड को किसी तरह का थ्रेटन नहीं होता है। ठीक है, ये सेफ्टी भी है। साथ ही साथ इसमें स्किल्ड और अनस्किल्ड पर्सनल को पावर ये तो मिलेगा ही, मैंने क्लियर कर दिया। रिसेंटली इंडिया ने अचीव कर लिया 2030 माइलस्टोन, जो कि है कमिटेड COP21 जो है, जो ये मीटिंग होती है, इस पर इंडिया ने अचीव कर लिया माइलस्टोन 2030 तक, जिसमें 40% इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हो जाएगी रिन्यूएबल एनर्जी की 157.32 गीगाहर्ट्ज आउट ऑफ 392.01 गीगाहर्ट्ज ऑफ, यानी इसकी 40% जो टोटल अचीवमेंट रखा है माइलस्टोन 2030 का, उसमें से 40% जो है वो अभी अचीव हो गया है, यानी 392.01 गीगावाट में इतना गीगाहर्ट्ज का प्रोडक्शन हो चुका है। तो ठीक है, आई होप ये वाला टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु among five Indian state will greatest कोल पावर स्टेशन, जहां पे कोल पावर स्टेशन जो है वो होंगे।
सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट एनालिसिस, इसको डिटेल में देख लेते हैं कि अर्लियर जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है, इन्होंने एक रिलीज किया था लिस्ट, कोल थर्मल पावर प्लांट्स का एक लिस्ट रिलीज किया था, ठीक है, जिसमें एंड देयर कैटेगराइजेशन भी किया गया था विथ अर्ली नोटिफिकेशन के साथ इसको कैटेगराइज भी किया गया था कि अप्रैल 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ जो एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसमें अमेंडमेंट हुआ था कि 2015 नोटिफिकेशन के साथ ये पुट किया गया था कि कोल टीपीपीएस अंडर 3 कैटेगरी में इसको किया जाएगा, ठीक है। तो सीएससी जो एनालाइज हुआ जिसमें पता चला कि 61% कोल थर्मल पावर कैपेसिटी जो है वो कैटेगरी ए में आएगी और 35% जो है वो कैटेगरी बी में आएगी और 32% जो है वो कैटेगरी सी में आएगी, जो विल नॉट बी एबल टू मीट डेडलाइंस इवन इन 2022, जो कि जो डेडलाइन है 2022 का उसमें ये पूरा नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो 2015 में ये जो मिनिस्ट्री है इसने नोटिफाइड किया था कि इन्वायरमेंटल नॉर्म्स जो है, जिसको पार्टिकुलेट जो मैटर है, सल्फर ऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड और मरकरी है एंड वाटर है, जो जिसको यूज किया जाएगा फॉर कोल बेस्ड टीपीपीएस के लिए। कोल टीपीपीएस जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा टू ओवर हाफ सल्फर डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन को, 30% ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन को और 20% जो पार्टिकुलेट मैटर्स है इन द एम्बिएंट एयर में उसको। इनिशियली जो डेडलाइन है इसको इम्प्लीमेंटेशन करना था 2017 था, लेकिन इसको बढ़ाकर 2022 कर दिया गया है, लेकिन इस डेडलाइन को भी ये पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। कंप्लेंट्स जो है विद द नॉर्म्स रिक्वायर्ड जो है वो रेट्रोफिटिंग एग्जिस्टिंग टीपीपीएस विथ ऑक्सिलरीज टू कंट्रोल एमिशन सच एज फ्लू गैस डीसल्फ्यूरेशन, ठीक है, जो सेलेक्टिव कैटलिस्टिक रिडक्शन है इस सब को, यानी कि जो मेन बात है कि इसको जो कम करने का जो लक्ष्य रखा गया था, इसको डेडलाइन को एक्सटेंड भी किया गया था, लेकिन इस पर भी ये पूरा नहीं कर पा रहे हैं। क्या क्या क्राइटेरिया कैटेगरी इसको हम बता देते हैं। जैसे कैटेगरी ए के अंतर्गत क्या है कि विद इन 10 किलोमीटर रेडियस के अंदर जो नेशनल कैपेसिटी रीजन है एनसीआर का और सिटीज हैव मिलियंस प्लस पॉपुलेशन है, इसकी जो डेडलाइन और एक्शन का जो रखा गया तो एंड ऑफ 2022 तक रखा गया। ये कैटेगरी ए में है। कैटेगरी बी में क्या है कि विद इन 10 किलोमीटर रेडियस ऑफ क्रिटिकली पॉपुलेटेड एरियाज और नॉन अटेनमेंट सिटीज नॉट मीटिंग नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, इसका जो डेडलाइन और एक्शन रखा गया है वो कंप्लाई विथ जो नॉर्म्स है 2023 तक का, ठीक है। और कैटेगरी सी के अंतर्गत क्या है कि रिमेनिंग जो प्लांट्स है, ठीक है, जिसमें इंस्टॉल होगा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, इसको कंट्रोल करने की बात की जा रही है 2022 की। तो ये कैटेगरी के हिसाब से इसका डेडलाइन और एक्शन रखा गया है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर कि गवर्नमेंट वर्किंग ऑन ईएसजी रैंकिंग फॉर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी एलआईसी के अंतर्गत ये रैंकिंग रखी गई, इसका हेड ऑफ पब्लिक ऑफर। क्या है ईएसजी, तो ये देख लेते हैं ईएसजी रैंकिंग क्या है जिसमें गवर्नमेंट वर्किंग है। तो देखिए ईएसजी जो है कि इट इज बीइंग रिपोर्टेड दैट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज वर्किंग टू ऑब्टेन ईएसजी, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से ये वर्क कर रहा है ताकि ईएसजी यानी इन्वायरमेंट सोशल एंड गवर्नेंस जो स्कोर है वो एलआईसी बिफोर फिलिंग इट्स मेगा इनिशियल पावर ऑफर यानी आईपीओ, ए गुड ईसीजी स्कोर विल ऐड टू एलआईसीज वैल्यूएशन। गुड ईएसजी अगर स्कोर होगा तो ये एलआईसी के वैल्यूएशन को में और ऐड होगा और हेल्प करेगा टू अट्रैक्ट लार्जर एंड रेस्पॉन्सिबल पोल ऑफ कैपेसिटी, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये खींचेगा अगर इसका रैंकिंग अगर अच्छा होगा तो। ईएसजी जो है इज ए फॉर्म ऑफ सस्टेनेबल एक तरह से ये इन्वेस्टमेंट ही है। अगर ज्यादा से ज्यादा अच्छा रैंक आएगा तो ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्शन होगा, जो कि that impact the impact of a company's ethical contribution to its stakeholders, ठीक है। Most of the world's largest companies report their ESG performance as investors increasingly considered to identify companies that comply with inclusive growth factors, ठीक है। तो इसे एलआईसी की वैल्यूएशन और ज्यादा बढ़ेगी, तो इस तरह से ईएसजी के रैंकिंग के लिए वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्री इस रिपोर्ट में परफॉर्मेंस अच्छा
अच्छा चाहते हैं ताकि इस रिपोर्ट में अच्छा परफॉर्मेंस होगा, तो वो एक तरह से उनके लिए वो इन्वेस्टर्स को और ज्यादा इंक्रीजिंग करेगा और ज्यादा से ज्यादा वो लार्ज जो लार्जर अट्रैक्शन होगा और रिस्पॉन्सिबल पूल ऑफ कैपिटल भी आएगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोग उस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। बेनिफिट क्या है ईएसजी का? ठीक है, तो हेल्प इन्वेस्टर टू अलाइन देयर इन्वेस्टमेंट गोल्स टू देयर पर्सनल वैल्यूज एंड बिलीव्स। अभी मैंने बताया कि जो इन्वेस्टर जो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो उनका जो इन्वेस्टमेंट का जो गोल है वो अचीव हो सके। ठीक है, उसके लिए तो ईएसजी में अच्छी रैंकिंग होने से इनको फायदा होता है। इंक्रीज एक्सेस टू कैपिटल बाय अट्रैक्टिंग ग्रोइंग सस्टेनेबिलिटी फंड्स। ज्यादा से ज्यादा फंड को अट्रैक्ट करेगा, सस्टेनेबल फंड को अट्रैक्ट कर सकेगा, अच्छा रैंकिंग होगा तो रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट इन बेटर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, बेटर स्टॉक परफॉर्मेंस एंड लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल टू कंपनीज। इससे रिजल्ट क्या होगा कि ऑपरेशनल परफॉर्मेंस भी बेटर होगा, बेटर स्टॉक परफॉर्मेंस होगा और लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा कंपनीज को। ठीक है, स्टेटस क्या है ईएसजी का इंडिया में कि बिजनेस जो रेस्पॉन्सिबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट है जो इसमें बाय लिस्टेड एंटिटीज सेबी हैड नोटिफाइड इंक्लूजन ऑफ ईएसजी रिपोर्टिंग। बीआरएसआर जो है सेल बी एप्लीकेबल टू द टॉप 100 लिस्टेड एंटिटीज। बीएसएसआर ने बोला कि अप्लीकेबल है ये सिर्फ टॉप 100 लिस्टेड एंटिटीज में जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है। रिपोर्टिंग ऑफ बीएसआर सेल बी मैंडेटरी फ्रॉम फाइनेंशियल, और इससे इस बीआरएसआर जो रिपोर्टिंग है इसको बोला जा रहा है कि इसको मैंडेटरी कर दिया जाएगा फाइनेंशियल 2022-23 से। ठीक है, देखिए ईएसजी जो क्राइटेरिया है, ई फॉर इन्वायरमेंटल, एस फॉर सोशल और जी फॉर गवर्नेंस है। तो इन्वायरमेंटल के अंतर्गत कौन कौन से चीजों को देखा जाता है तो उसकी लिस्टिंग है यहाँ पे। सोशल के अंदर कौन कौन सी चीजें उसकी लिस्टिंग है और गवर्नेंस के अंदर कौन कौन सी उसकी लिस्टिंग है। ठीक है, तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। यूज ड्रोन मोर इफेक्टिवली। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने बोला है कि जो ड्रोन्स का यूज है वो और ज्यादा इफेक्टिवली हो सकता है। एक तरह से थर्ड आई बोला है इन द स्काई कि ड्रोन का इसके लिए बोला गया है। ठीक है, कि क्या है, इन ए नोट ऑफ सेवरल मिनिस्ट्री MOCA has suggested a range of uses to the top benefit offered by drones. Drones means an unmanned एयरक्राफ्ट सिस्टम। इसको एक ड्रोन को अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम बोला गया है। दैट इज एन एयरक्राफ्ट दैट कैन ऑपरेट ऑटोनोमसली और कैन बी ऑपरेटेड रिमोटली विदाउट ए पायलट और ए बोर्ड। यानी ड्रोन को हम लोग उसमें कोई बैठकर एक ऐसा एयरक्राफ्ट इसको बोला गया है जिसको कि हम लोग रिमोट से ऑपरेट कर सकते हैं, जिसमें कोई पायलट वगैरह नहीं होता है, और हम लोग इसको थर्ड आई भी कहा जा रहा है स्काई में। ड्रोन रूल्स जो है 2021 के अंतर्गत जो क्लासिफाइड किया गया है वो क्या है कि नैनो ड्रोन्स होंगे, जैसे लेस देन और इक्वल टू 250 ग्राम्स को मैंने ड्रोन्स की भी कैटेगराइज किया गया है कि पहला होगा नैनो ड्रोन जो कि इक्वल या उससे कम होगा 250 ग्राम से। एक सेकंड हो जाएगा माइक्रो ड्रोन जो कि 250 ग्राम से ज्यादा होगा लेकिन 2 किलो से कम होगा या उसके बराबर होगा तो उसे माइक्रो ड्रोन बोला जाएगा। और एक होगा स्मॉल ड्रोन जो कि ग्रेटर देन जो 2 किलो से ज्यादा होगा लेकिन 25 किलो या उससे कम होगा। उसके बाद होगा मीडियम ड्रोन जो कि 25 किलो से ज्यादा होगा लेकिन 150 किलो से ज्यादा नहीं के या बराबर होगा या उसके कम होगा। और लास्ट एक कैटेगरी है लार्ज ड्रोन की जो कि 150 किलोग्राम से ज्यादा होगा। ठीक है, इस यानी कि डिफेंस और किस किस चीजों में ड्रोन काम आ सकता है? डिफेंस में, एग्रीकल्चर में, होम अफेयर्स में, पंचायती राज में, इन्वायरमेंट में, हेल्थ एंड पब्लिक वेलफेयर में, पावर में और रोड ट्रांसपोर्ट में भी बहुत ज्यादा ये हेल्पफुल हो जाता है। कुछ स्टेप है टेकन टू प्रमोट ड्रोन यूज, ड्रोन का लोग इस्तेमाल ज्यादा हो सके इसको प्रमोट करने के लिए कुछ स्टेप्स यहाँ पे बताया गया। पहला है लिबरलाइज ड्रोन रूल्स टू मेक इंडिया ग्लोबल ड्रोन हब बाय 2030 तक ग्लोबल ड्रोन हब बनाने की बात की जा रही है लिबरलाइज्ड ड्रोन रूल्स के अंतर्गत टू मेक इंडिया ग्लोबल ड्रोन हब बाय 2030। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है
नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है पीएलआई स्कीम टू प्रोमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रोन्स इन इंडिया। पीएलआई स्कीम के अंतर्गत ये प्रोमोट किया जाएगा कि मैन्युफैक्चरिंग का ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग हो ड्रोन का इंडिया में ही, ठीक है। और एसओपीएस जो इस यूज है ड्रोन का इन पेस्टिसाइड एप्लीकेशन फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन एंड फॉर स्प्रेइंग सॉइल एंड क्रॉप न्यूट्रिएंट्स, यानी ड्रोन के माध्यम से ही पेस्टिसाइड्स का जो छिड़काव है, स्प्रे है सॉइल में और क्रॉप न्यूट्रिएंट्स के लिए वो हो सके, ठीक है। साथ ही साथ सर्वे करने के लिए भी काम आ सकता है। ऐसे कई सारे स्कीम्स हो सकते हैं। स्कीम प्लान्स टू यूज ड्रोन्स टू मैप थाउजेंड्स ऑफ विलेजेस, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पीएमजेएवाई फेल्ड टू डिलीवर ड्यूरिंग पेंडेमिक। पेंडेमिक के चलते ये योजना जो है वो फेल्ड होती दिख रही है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। आफ्टर एन अर्ली स्टडी दैट पीएमजेएवाई प्रोवाइड क्यूजन टू ओनली 14.25 पीपल हॉस्पिटलाइज्ड फॉर कोविड-19 बिटवीन अप्रैल 2020 एंड जून 2021 के अंतर्गत ये 14.25% पीपल ही जो हॉस्पिटलाइज हुए हैं उसको ही ये प्रोवाइड कर सका है ये फैसिलिटीज के अंतर्गत, ठीक है। लेकिन सम रिसेंट स्टडीज ने हाईलाइट किया है कि कैश इज स्टिल ए मस्ट ऑफ एडमिशन विथ हॉस्पिटल्स नॉट अलाउइंग इट्स यूज ऑफ आईसीयू, ठीक है। लिमिटेड एम्फेसाइज्ड हॉस्पिटल टू ट्रीट पेशेंट, मेनी एलिजिबल बेनिफिशियरीज स्टिल लेफ्ट, और बहुत सारे बेनिफिशरीज जो है वो लेफ्ट हो चुके हैं। कई जगह कैश की डिमांड की जाती है, ठीक है, और बहुत सारा लिमिटेड है हॉस्पिटल जो इस तरह के पेशेंट को ट्रीट कर रहा है जो इस योजना के अंतर्गत आ रहे हैं। तो बहुत सारे लूप होल्स भी हमें देखने को मिलते हैं, तो इसलिए ये फेल होता दिख रहा है। पीएम जो जेवाई जो है वन ऑफ द टू इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट है आयुष्मान भारत के अंतर्गत एक फ्लैगशिप स्कीम रखी गई है थी जिसका लॉन्च की गई थी, जिसका अचीव था कि विजन ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, ताकि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज हो सके। अदर कंपोनेंट्स थे कि हेल्थ एंड वेलनेस जो सेंटर्स है इस पर कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर जो फैसिलिटी है वो डिलीवर हो सके, लेकिन ब्रिंगिंग हेल्थ केयर क्लोजर टू द होम ऑफ पीपल, यानी लोगों से ज्यादा नजदीक में ये फैसिलिटी पहुंचाई जा सके। कुछ फीचर्स हम देख लेते हैं पीएमजेएवाई के कि इसमें प्रोवाइड किया जाना है 5 लाख पर फैमिली फॉर सेकेंडरी एंड टर्सरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन। सेकेंडरी और टर्सरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन के लिए 5 लाख हर व्यक्ति को दिया जाएगा। 5 लाख तक का खर्च इस योजना के अंतर्गत उठाया जाएगा। अक्रॉस पब्लिक एंड प्राइवेट एम्फेसाइज्ड हॉस्पिटल, यानी पब्लिक हॉस्पिटल हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, दोनों में ये एप्लीकेबल होगा। किसी तरह कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा फैमिली के अंतर्गत साइज में, एज में और जेंडर में, ठीक है। इसने अब तक कितने लोगों को कवर किया, तो 10.74 करोड़ पुअर एंड वल्नरेबल एंटाइटल्ड फैमिलीज को इसमें कवर किया गया है, और जिसमें 50 करोड़ बेनिफिशियरीज जो आइडेंटिफाइड थ्रू सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 के अंतर्गत उनको ये बेनिफिट पहुंचाई जा चुकी है। ऑल प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस आर कवर्ड फ्रॉम डे 1 एंड बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम आर पोर्टेबल अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा क्यों फेल हो रहा है, इसका भी आपको यहाँ पे पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि हमारा आज का लास्ट टॉपिक। उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखेंगे जो न्यूज में रहे हैं। जापान ऑस्ट्रेलिया साइन रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट, ठीक है। जापान ऑस्ट्रेलिया साइन रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट जो है आरए, इसको साइन किया है, ठीक है। आरए क्या है, तो आरए इज ए न्यू एग्रीमेंट टू कोऑपरेट क्लोजली ऑन डिफेंस। डिफेंस के लिए ये क्लोजली एक एग्रीमेंट है दोनों के बीच में, टू ब्लॉस्टर सिक्योरिटी टाइज अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ राइजिंग चाइनीज मिलिट्री एंड इकोनॉमिक एसेसिवनेस। जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है ताकि डिफेंस को और ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सके जो चाइनीज मिलिट्री जो राइज कर रही है उसको लेकर, ठीक है। आरए विल allow Australian and Japanese militaries to work seamlessly with each other on defense and humanitarian operations। इस एग्रीमेंट के अंतर्गत ऑस्ट्रेलियन और जापानीज मिलिट्री जो है दोनों साथ में काम करेगी डिफेंस को मजबूत करने के लिए और ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस भी करेगी। जो आरए विल ऑल्सो पेव वे फॉर enhanced contribution by Japan and Australia to the
पीस एंड स्टेबिलिटी ऑफ द इंडो पैसिफिक रीजन। ये इंडो पैसिफिक इस रीजन में ये कवर करेगा, ऑपरेशन करेगा। अर्लियर सेवरल नेशंस इंक्लूड, पहले इसमें कई सारे नेशन इंक्लूड थे जैसे फ्रांस, जर्मनी एंड यूरोपियन यूनियन ऑल्सो रिलीज्ड देयर इंडो पैसिफिक स्टडीज। रीजंस क्या है फॉर ग्लोबल शिफ्ट टुवर्ड्स इंडो पैसिफिक? इंडो पैसिफिक की ओर क्यों शिफ्ट होने का रीजन क्या है? तो इंपॉर्टेंट सी लिंक हो जाता है ये कम्युनिकेशन का, साथ ही साथ ट्रेड एंड इकोनॉमी में भी ये बहुत ज्यादा अच्छा कनेक्शन बनाता है एक एक देश का दूसरे देश से। साथ ही साथ नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है यहाँ पे। साथ ही चाइना एक सबसे बड़ा फैक्टर हो जाता है यहाँ इस रीजन में ऑपरेट करने के लिए और डिफेंस प्रैक्टिस करने के लिए किसी भी देश का। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं और टॉपिक्स देख लेते हैं जो हमें न्यूज में है। ठीक है, पहला है इलेक्शन एक्सपेंडिचर लिमिटेड रिवाइज्ड, यानी कि इलेक्शन कमीशन हैज इनहांस्ड द एग्जिस्टिंग इलेक्शन एक्सपेंडिचर लिमिट। अभी इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन के जो खर्चे उसको बढ़ा दिए गए फॉर कैंडिडेट्स इन पार्लियामेंट्री एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। पार्लियामेंट चाहे असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन और कैंडिडेट्स के जो एग्जिस्टिंग इलेक्शन एक्सपेंडिचर है उसकी लिमिट को बढ़ा दी गई है। ठीक है, रीजन साइटेड है कि सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इलेक्टर्स, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर दी हाइक, यानी जो इलेक्टर्स है वो बढ़ रहे हैं और कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है वो भी बढ़ रहा है, इसलिए इसकी लिमिट को बढ़ा दी गई है। एक्सपेंडिचर लिमिट है लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए जो कि है 70 लाख से 95 लाख रुपया तक, जिसको इन बिगर स्टेट 54 लाख से 75 लाख इन स्मॉलर स्टेट। ठीक है, बड़े स्टेट्स के लिए 70 से 95 लाख रुपए और बिगर स्टेट्स के लिए और स्मॉलर स्टेट्स के लिए 54 लाख से लेकर 75 लाख तक का, ठीक है, खर्चा कर सकती है। और असेंबलीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो इसकी लिमिट है उसको इनहांस करके कर दी गई है फ्रॉम 28 लाख रुपया से 40 लाख रुपया बड़े स्टेट्स के लिए और 20 लाख से लेकर 28 लाख तक स्मॉलर स्टेट्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है बेसल 3 फ्रेमवर्क ऑन लिक्विडिटी स्टैंडर्ड्स। रिसेंटली जो आरबीआई ने इशूड किया है कि रिवाइज्ड बेसल 3 फ्रेमवर्क ऑन लिक्विडिटी स्टैंडर्ड्स एंड नीट स्टेबल फंडिंग रेशियो NSFR फॉर स्मॉल बिजनेसेस कस्टमर टू बेटर अलाइन विथ बेसल नॉर्म्स एंड मैनेज लिक्विडिटी रिस्क। ठीक है, जिसने लॉन्च किया गया इन द बैकड्रॉप ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। जो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो है और NFSR है, टू मिनिमम स्टैंडर्ड्स फॉर फंडिंग लिक्विडिटी, यानी LCR और NFSR। इसमें इसके रिफर है कि हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स से टू हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स टू बी मेंटेन्ड बाय बैंक्स टू मीट 30 days नेट आउटगो अंडर स्ट्रेस्ड कंडीशन। ठीक है, और NFSR है अमाउंट अवेलेबल स्टेबल फंडिंग रिलेटिव अमाउंट रिक्वायर्ड स्टेबल फंडिंग। ठीक है, नेक्स्ट है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। तो अकॉर्डिंग टू SBI रिपोर्ट ES, ये क्या है देख लेते हैं। ECLGS हैज हेल्प्ड सेव almost 13.5 lakh units and 1.5 करोड़ जॉब्स इन MSME सेक्टर। यानी SBI के रिपोर्ट के अनुसार जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है इसने हेल्प करा है और सेव किया है लगभग 13.5 लाख यूनिट्स को सेव किया है और लगभग 1.5 करोड़ जॉब्स को भी इसने सेव किया है MSME सेक्टर में। जो ये इसने अनाउंस किया गया एज ए पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत इसे अनाउंस किया गया था, उसी का पार्ट है ये, जो कि प्रोवाइड करता है फुल गारंटेड एंड कोलेटरल फ्री एडिशनल क्रेडिट प्रोवाइड करता है MSMEs को, बिजनेस इंटरप्राइजेस को, इंडिविजुअल लोन्स फॉर बिजनेस देता है, प्रोवाइड करता है, और मुद्रा बोरोवर्स को भी इससे प्रोवाइड करता है, एडिशनल क्रेडिट देता है। गवर्नमेंट ने इसे एक्सटेंड कर दिया है टू कवर वेरियस इंडस्ट्रीज को कवर करने के लिए इसे एक्सटेंड कर दिया गया है। साथ ही साथ प्रोवाइड करता है 100% गारंटी कवरेज टू मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन जैसे कि बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से, और ये गारंटेड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पोलियो, लास्ट टॉपिक है ये। यूनिसेफ डेटा सोर्स करता है कि एडमिनिस्ट्रेशन
जो थर्ड डोज है पोलियो वैक्सीन का चिल्ड्रन के, वो एज होगा 12 से 23 मंथ के लिए अंतर्गत, जिसको डिक्लाइन कर दिया गया 5 परसेंटेज पॉइंट्स इन 2020 कंपेयर टू 2019। वर्स्ट ड्रॉप सिंस 1991, बहुत ज्यादा ड्रॉप देखने को मिला है 1991 के कंपैरिजन से अगर हम लोग देखेंगे तो। पोलियो जो है एक हाईली इन्फेक्शन वायरल डिजीज है जो कि लार्ज अफेक्ट करता है चिल्ड्रेन को, जो कि 5 साल के अंतर्गत अंदर आते हैं। जो वायरस जो है वो ट्रांसमिट करता है पर्सन टू पर्सन, स्प्रेड मेनली थ्रू द फेशियल ओरल रूट से ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट करता है। ये इन्फेक्ट करता है लोगों के स्पाइनल कॉर्ड को और पैरालिसिस तक ये कर सकता है, काफी डेंजरस होता है ये। और टू टाइप ऑफ वैक्सीन जो है इसको प्रिवेंट करती है इन्फेक्शन को। एक ओपीवी है यानी ओरल पोलियो वैक्सीन जो डायरेक्टली जीभ में दी जाती है, मुंह में दी जाती है। और सेकेंड है ऑप्शन इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन जो कि इंजेक्शन के माध्यम से दी जाती है। तो दो तरह से पोलियो वैक्सीन दी जाती है, एक ओपीवी यानी ओरल पोलियो वैक्सीन और एक इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, इंडिया ने रिसीव कर लिया पोलियो फ्री सर्टिफिकेशन इन 2014 में ही इंडिया ने रिसीव किया पोलियो फ्री सर्टिफिकेशन, यानी पोलियो फ्री इंडिया इसे घोषित कर दिया गया है। ठीक है, कुछ और टॉपिक है जैसे कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी ईपीआर। ठीक है, इसमें इसके अंदर क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने रिलीज किया एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन फॉर रेगुलेटिंग ईपीआर फॉर वेस्ट टायर्स। जो वेस्ट टायर्स है उसको रेगुलेट करने के लिए ये मिनिस्ट्री ने एक रिलीज किया है ड्राफ्ट नोटिफिकेशन। इंडिया ने डिस्कार्डेड रफली 2,75,000 टायर जो ईच ईयर, ठीक है, डिस्कार्ड कर देता है, जो डज नॉट हैव कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर देम। और उसको किस तरह से डिस्पोज करना है उसको किसी तरह कॉम्प्रिहेंसिव प्लान नहीं है। तो ओवर एंड अबव इट जो 3 मिलियन वेस्ट टायर्स है जिसको इंपोर्ट कर रहा है फॉर रिसाइकलिंग के लिए। ठीक है, ईपीआर पॉलिसी के अंतर्गत अप्रोच रखा गया है कि प्रोड्यूसर जो है आर गिवन ए सिग्निफिकेंटली रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंशियल एंड और फिजिकल फॉर द ट्रीटमेंट और डिस्पोजल ऑफ पोस्ट कस्टमर प्रोडक्ट्स। ठीक है, पोस्ट कस्टमर प्रोडक्ट्स यानी लोगों ने खरीदा, उसे यूज किया, आप उसे इस्तेमाल करने के बाद अब उसको किस तरह से डिस्पोज करना है तो वो ये कलेक्ट करेगा इस पॉलिसी के अंतर्गत और उसे रिसाइकल करने का काम करेगा। ऑब्जेक्टिव क्या है पीआर का कि इंटरेक्शन ऑफ इन्वायरमेंटल कॉस्ट जो इम्प्रूव्ड वेस्ट मैनेजमेंट करना है, रिडक्शन ऑफ डिस्पोजल करना है, रिडक्शन ऑफ बॉन्ड एंड म्यूनिसिपैलिटीज और डिजाइन इन्वायरमेंटल साउंड प्रोडक्ट्स। तो इसको किस तरह से इसको रिसाइकल करना है, किस तरह से डिस्पोज करना है, इन्वायरमेंटल साउंड प्रोडक्ट्स तैयार करना है, बर्न, ठीक है, बर्न जो किया जाता है म्यूनिसिपैलिटीज के उसको रिड्यूस करना है। ठीक है, बर्न होने से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन फैलता है, तो इस सब चीजों पर ये काम करेगा इस पॉलिसी के अंतर्गत। नेक्स्ट है महाकाली रिवर। कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इंडिया और नेपाल के बीच में कि कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, एक ब्रिज बनाया जाएगा महाकाली रिवर के अंतर्गत एक एट दाराचूला में। ठीक है, जिसका ओरिजिन क्या है, काल्पनी है इन पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड से इसका ओरिजिनेशन है। और ये ऑल्सो नोन है, इसको शारदा या काली रिवर भी बोला जाता है। ठीक है, बाउंड्रीज उत्तराखंड कुमराव डिवीजन और नेपाल का ये बाउंड्री टच करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इंडिया फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम। इंडिया का पहला ओपन रॉक म्यूजियम का इनोग्रेशन CSIR नेशनल ज्योग्राफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट जो हैदराबाद है वहां पे किया गया है। म्यूजियम में डिस्प्ले किया जा रहा है अराउंड 35 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स को यहाँ पे डिस्प्ले किया जाएगा, जिसको गैदर्ड फ्रॉम डिफरेंट स्टेट से इसे मंगाया गया है विथ एजेस रेंजिंग फ्रॉम, जिसका एज होगा एक एक पत्थर का 3.3 बिलियन ईयर्स टू अराउंड 55 मिलियन ईयर्स के बीच। इतना पुराना पत्थर का एक म्यूजियम बनाया गया है। ठीक है, अलग अलग स्टेट से इसे मंगाया गया है और इस म्यूजियम में रखा गया है। 35 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स यहाँ पे रखे गए हैं। ठीक है, ये ओकेजन जो है यूनियन मिनिस्टर और स्टेट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इसे रिलीज किया गया। अर्थ क्वेक रिस्क मैप्स ऑफ लखनऊ और देहरादून सिटीज के ने इसे रिलीज किया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पीसीज इन न्यूज। कौन कौन से स्पीसीज है जो न्यूज में है, जो इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। जैसा पहला है क्लाउडेड लियोपर्ड। क्लाउडेड लियोपर्ड जो है इंडिया फर्स्ट एक्सक्लूसिव क्लाउडेड लियोपर्ड जो है, जिसको कि देखा गया है नागालैंड के माउंटेन्स में
जिसका एलिवेशन होता है 3700 मीटर्स का। ये लार्ज नोन एज इनहेबिटेड लो एलिवेशन ग्रीन एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट में इसे देखा गया है। तो इसे स्टेट एनिमल ऑफ मेघालय भी बोला जाता है और IUCN के स्टेटस में ये वल्नरेबल कैटेगरी में आता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसका साउथ ईस्ट एशिया, हिमालय, साउथ ईस्ट चाइना, भूटान, नेपाल, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, कंबोडिया, लाओस एंड बांग्लादेश में है। नेक्स्ट है ओरिएंटल डार्टर। ये रिंगिंग ऑफ ओरिएंटल डार्टर्स जो है वो हैव बीन टेकन अप टू मॉनिटर सीजनल फ्लक्चुएशन इन बर्ड्स मूवमेंट्स इन दी भरतपुर बर्ड सेंचुरी, जिसको कि ऑल्सो बोला जाता है खेलगांव नेशनल पार्क। ठीक है, IUCN के स्टेटस में ये नियर थ्रेटेंड में आता है, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया में भी है। ठीक है, लास्ट टॉपिक है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व पर। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व जो है यहाँ पे ICAR शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट इन कोलेब्रेशन विथ ATR लॉन्च किया गया एक शेड्यूल्ड ट्राइब कंपोनेंट को, जिसका प्रोजेक्ट एट आतागारी इन ATR फॉर ट्राइबल्स के लिए। ATR जो है इन तमिलनाडु फॉर्म्स पार्ट ऑफ साउदर्न वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, ATR इज होम टू 6 ट्राइब्स, इसमें मलासार, मलाई, मलासार, खादर्स, इरावेलर्स, पुलियार से और मुदुवर्स। ठीक है, ATR सपोर्ट डाइवर्स हैबिटेट, वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, मोस्ट डाइजेसियस ड्राई डेसिडियस, ड्राई थ्रोन एंड सोला फॉरेस्ट। इंपॉर्टेंट फोना भी है। ठीक है, तो ये कुछ साइंस से रिलेटेड टॉपिक्स हो जाते हैं और ये कुछ रिजर्व से रिलेटेड, लेकिन थोड़े से वर्ड्स जो है आपको डिफिकल्ट लगेंगे यहाँ पे, लेकिन ये सब न्यूज में है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसे बताना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हुए होंगे। ठीक है, एक बार में अगर क्लियर नहीं होता है कोई पार्टिकुलर टॉपिक, तो वो पार्टिकुलर टॉपिक आप वीडियो रिवाइंड करके देखिए और एक बार की जगह 2 बार देख के इसे समझे। तो आई होप इस 7 जनवरी का जो है सारा करंट अफेयर्स आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा, सारे टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे। और 8 तारीख का यानी आज का जो करंट अफेयर्स का टॉपिक है वो आपको शाम में उसका भी वीडियो मिल जाएगा। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आता है तो मस्ट लाइक शेयर सब्सक्राइब। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा हो सके, इसलिए इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहले पहुंच सके। ठीक है, तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।